होम फाइनेंस की कंपनी को देखते हैं, होम फर्स्ट फाइनेंस। ठीक है, कंपनी करती क्या है, कंपनी अफोर्डेबल हाउसिंग लोन देती है। अच्छा, दो लोन होते हैं, एक प्रीमियम हाउसिंग लोन, एक अफोर्डेबल हाउसिंग लोन। प्रीमियम में कौन है, जैसे बजाज हाउसिंग आपका प्रीमियम में है। प्रीमियम क्या होता है, जैसे 40 लाख 50 लाख 60 लाख के फ्लैट के लिए आपने लोन दिया। अफोर्डेबल मतलब 10 लाख 12 लाख 8 लाख 15 लाख के लिए आपने लोन दिया। ठीक है, अफोर्डेबल मतलब जो घर आप अफोर्ड कर सके हो, जो कहते हैं ना बजट साइज में रहता है। प्रीमियम क्या होता है, लग्जरी घर होता है, 40 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसा होता है। अभी देखो समझने वाली चीज़ है, प्रीमियम में आप, अच्छा प्रीमियम घर कौन लेता है, आप ये मुझे बताओ। प्रीमियम घर वो लेते हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा रहते हैं। तो पैसे ज़्यादा रहते हो कहाँ आपको दिखेंगे, गांव खेड़े में दिखेंगे कि शहर वगैरह में दिखेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, शहर वगैरह में दिखेंगे। शहर वगैरह में आपका एनबीएफसी की रीच ज़्यादा है कि बैंक वगैरह की रीच ज़्यादा है? और बैंक की रीच अगर मान लो ज़्यादा भी हो, एग्जाम्पल पकड़ो, लेकिन फिर भी जो इंसान, एक कहते हैं ना एक तगड़ा इंसान है जिसकी इनकम तगड़ी है, वो तो ऑब्वियस सी बात है बैंक से कनेक्टेड है। तो बैंक से सस्ता लोन एनबीएफसी कभी दे ही नहीं सकती। इसी के वजह से बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो इसी सेक्टर में डील करती है, तो उसका कंपटीशन डायरेक्ट बैंक आते हैं। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस को भले ही उसको जो लोन मिले वो सस्ते में मिले, लेकिन इतना सस्ते में नहीं मिल सकता जितना बैंक को मिलता है, क्योंकि बैंक की कॉस्ट ऑफ बोरिंग सबसे कम होती है। ठीक है, क्योंकि वही अपना फर्स्ट साइकिल ही होती है फिनांस की। तो इसकी वजह से, लेकिन बैंक को जब सस्ते में कॉस्ट ऑफ बोरिंग मिल रही तो सस्ते में लोन दे देगी, लेकिन वहीं पे एनबीएफसी को स्पेसिफिकली अगर मैं बजाज हाउसिंग की बात करूँ, उसको थोड़ा सा महंगा मिलेगा तो थोड़ा सा और महंगा चार्ज करेगी। तो एक ये बात होती है। और दूसरी बात है कि प्रीमियम में, कहते हैं ना प्रीमियम में आप उतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर पाते। इसी की वजह से देखो कि जो आप स्प्रेड कमाती है ना, वो 1.5% 2.5% का स्प्रेड कमाती है बजाज हाउसिंग। वहीं पे जो अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी होती है, जैसे इंडिया फर्स्ट हो गई, ठीक है, इंडिया शेल्टर हो गई, होम फर्स्ट हो गई, आवास वगैरह हो गई, उनमें थोड़ा स्प्रेड ज़्यादा रहता है। तो ये आपको मैंने बैकग्राउंड दे दिया। चलो अभी देखते हैं, हाँ तो होम फर्स्ट का रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, हाँ तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में है, ये तो आपको मैंने बता दिया। चलो अब इसका बैकग्राउंड देखते हैं। बैकग्राउंड मतलब क्या देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या गाइडेंस देती रहती है। मैनेजमेंट ये गाइडेंस देती रहती है, 2-3 गाइडेंस आप समझो। एयूएम का ग्रोथ उनका 25% से बोलती है कि भाई हम 25% से अपना एयूएम ग्रोथ करेंगे। क्रेडिट कॉस्ट 40 से 50 बेसिस पॉइंट रहेगा, यानी 0.4 to 0.5% रहेगा। ठीक है, और तीसरा स्प्रेड 5 से 5.5% तक का मेंटेन करेगी। तो मोर और लेस आपको यही चीज़ देखना है कि जो मैनेजमेंट बोल रही है वो कर रही है कि नहीं। अब इनका जो एयूएम का ग्रोथ है 25% आया, जो इन लाइन विद गाइडेंस है, क्योंकि इतना ही गाइडेंस दी थी। हाँ, डिसबर्समेंट थोड़ा तगड़ा आया है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ 25% से आया, जो बढ़िया। क्योंकि बढ़िया क्या है कि कहते हैं ना फिनांस कंपनी में आप 25 30 35% ग्रोथ अचीवेबल होता है, उतना ज़्यादा माथा फोड़ी नहीं रहती और ठीक भी रहता है। और क्योंकि कंपनी का गाइडेंस भी वही है, तो ऐसा भी नहीं कि कोई दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जो गाइडेंस दी है वही कर रही है। अब उनका पैट देखो, पैट 34% से बढ़ा है। अरे पैट दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? हाँ, 34% से बढ़ा, यानी एयूएम के ग्रोथ से ज़्यादा आपका पैट का ग्रोथ आया है, यानी ऑब्वियस सी बात है ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। लेकिन देखोगे आपको आरओई थोड़ा सा घटते हुए दिखा। अब आप मुझे लॉजिक बताओ कि कंपनी ने पैसे ज़्यादा कमाए लेकिन फिर भी उसका आरओई कम हो गया, क्यों? क्योंकि कंपनी ने क्यूआईपी किया। ठीक है, उसके शेयर्स होल्डर बढ़े, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े, तो इसकी वजह से हर एक शेयर को, कहते हैं ना, हर एक शेयर होल्डर के खाते में अमाउंट कम गया है, तो बेसिकली आरओई घटा। वो कहते हैं ना शॉर्ट टर्म में आरओई घटता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी के पास पैसा आ गया, जो कंपनी ग्रोथ करेगी तो और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो आगे जाके आरओई बढ़ेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा इंपैक्ट करता है आरओई, जब भी आरओई को इम्पैक्ट करता है क्यूआईपी। ठीक है, जब भी क्यूआईपी वगैरह होता है तो आरओई थोड़ा सा गिरता है, भले ही कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला हो तो भी। तो ये है, देखो इन्होंने क्या बोले, 25% का गाइडेंस रहेगा, मतलब एयूएम का रहेगा, तो वो उनका गाइडेंस है। स्प्रेड कितना का रहेगा, 5 to 5.25% का, तो उतना उन्होंने मेंटेन किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा बड़ा है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे स्टेबल है, लेकिन फिर भी गाइडेंस के बराबर ही है। एसेट क्वालिटी, आपको एसेट क्वालिटी भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि एसेट क्वालिटी मेंटेन रखते हुए आपको ग्रोथ चाहिए और आरओई ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो एसेट क्वालिटी भी मेंटेन रखते हुए, क्योंकि देखो एसेट क्वालिटी ना बढ़ा है और ना ही घटा है, तो एसेट क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए ग्रोथ कर रही है कंपनी। हालांकि आरओई ऊपर की तरफ, आरओई को थोड़ा सा कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, लेकिन वो क्यों हुआ है आपको मैं बता दें, क्यूआईपी वगैरह के वजह से हुआ है। अब रही बात की क्रेडिट कॉस्ट भी यहाँ पे देखो स्टेबल है, बेसिस 40 बेसिस पॉइंट, मतलब जो कंपनी बोलती है वो करती है, बहुत टाइम से जो बोल रही है वो कर रही है। क्यूआईपी वगैरह देखो, क्यूआईपी वगैरह हुआ है तो इसकी वजह से आरओई का इम्पैक्ट हुआ है, बस। बाकी तो क्या है,
कंपनी अच्छी है, अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। होम तो हाउसिंग फाइनेंस की कहते हैं ना सेकंड, कहते हैं ना ग्रोइंग कंपनी के टर्म्स में देखा जाए तो इंडिया सेल्टर के बाद ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो देख सकते हैं कंपनी अच्छी है। कितने के प्राइस टू बुक वैल्यू पे मिल रही है? मोर और लेस 3 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे मिल रही है, 25% के ग्रोथ इंजन। ठीक है, चलो, तो ये हो गया पूरा, इसका शॉर्ट में भी अपन कवर कर लेंगे।